हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का लेसन। ठीक है। और ये जो है NCERT है। अच्छा, वे बच्चे जो BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अदर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वे इस वीडियो को NCERT पढ़ना चाहते हैं तो वे इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में वे बच्चे जो क्लास 6 में हैं और जिन्हें ये लेसन समझने में दिक्कत आ रही है, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये जो NCERT का बुक है क्लास 6 का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग इसका 5th लेसन देखेंगे और इसके पहले के वीडियो में मैंने 1, 2, 3 और 4 तक जो है लेसन्स को कवर कर दिया है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, अध्याय 5। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जो है जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जो है वो जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे, क्यों इतने वो उत्सुक थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। किसका? शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्राचीन समय में जो है कुछ लोग शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। जब से जो है भारत आज़ाद हुआ है 1947 से, लगभग तब से हम लोग जो है अपने शासकों का चुनाव कैसे कर रहे हैं? मतदान के माध्यम से करते आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन बहुत पहले जो है लोग शासक वैसे बनते थे। कैसे? करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो 3000 साल पहले जो है लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े यज्ञ करवा देते थे। जैसे हम लोग रामायण जो एक सीरियल है उसमें हम लोग देखते हैं कि राजा राम जब ये करते हैं, राजा बनते हैं, तो वो एक अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। ठीक है। तो उन्हीं सब के बारे में अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इनमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। तो आप लोगों ने देखा कि जब राजा राम एक घोड़े को छोड़ देते हैं तो लौ और कुश दोनों जो है जंगल में पकड़ लेते हैं उस घोड़े को। ठीक है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उन्हें जो है तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें कि लौ और कुश पकड़ते हैं उस घोड़े को और राजा राम को बुलाते हैं उनसे लड़ने के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो है उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो था बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञों में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो देखिए, बात समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले के ज़माने में जो है यज्ञ के माध्यम से राजा का चयन होता था। जो राजा यज्ञ, बड़ा सा यज्ञ करवा दिया, वो राजा बन जाता था। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ करवाता था और एक घोड़ा जो है छोड़ देता था विचरण के लिए, और जितने राज्यों से वो घोड़ा गुजरता था, यदि वहाँ का राजा उसे नहीं पकड़ा तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला राजा है उसकी अधीनता जो है उन्होंने स्वीकार कर ली। ठीक है। यदि कोई राजा उसे पकड़ लेता है तो उसके साथ जो यज्ञ करवा रहा है वो राजा और जो घोड़े को पकड़ा है वो राजा, दोनों के बीच में युद्ध होता था। ठीक है। अब जो है जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, जिन्होंने घोड़ा नहीं पकड़ा, उन्हें जो है अश्वमेध यज्ञ में बुलाया जाता था और जो है वे आते थे, आमंत्रित किए जाते थे और उनके लिए उपहार लेके आते थे जो यज्ञ करवाते थे उनके लिए। ठीक है। और यह जो यज्ञ था किसके द्वारा संपन्न किया जाता था? तो विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा जो है संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। किसे?
पुरोहितों को। अब पुरोहित पूजा कराएंगे तो उन्हें तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो उपहार दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो राजा था बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा जो है उसके लिए उपहार लाते थे। तो जो भी राजा जो थे, जो यज्ञ में आमंत्रित किए जाते थे, इस अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा के लिए उपहार लेके आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। जो राजा होता था, इन सब जितने भी आयोजन किए जाते थे उसमें मेन जो होता था वो राजा ही होता था। उसे सिंहासन पर या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा को किस चीज़ पे बिठाया जाता था? तो एक तो राज सिंहासन पर बैठाया जाता था, नहीं तो बाघ के खाल पे बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में जो है राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यानी कि जब युद्ध होता था तो राजा के साथ उसका साथी कौन होता था? सारथी होता था। ठीक है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब यज्ञ होता था तो राजा के विजयों का गुणगान कौन करता था? तो उसका सारथी करता था। ठीक है। यानी कि राजा ने ऐसे जीता, इस युद्ध को इतने वीरता से जीता, ऐसे ये किया वो किया, इस टाइप का गुणगान वो करता था अश्वमेध यज्ञ के टाइम में। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानी तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान जो है करने होते थे। तो उनकी पत्नी और जो पुत्र होते थे छोटे बहुत अनुष्ठान कर देते थे। अन्य सारे जो आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। तो जो राजा जो है इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, उनको आमंत्रित किया जाता था और वे बैठ करके पूजा पाठ की प्रक्रिया को देखते थे। ठीक है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अश्वमेध करने वाले राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव कौन करता था? तो पुरोहित करता था, यानी कि जो पूजा करवा रहा है वो पुरोहित। ठीक है। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। अच्छा, हम लोगों ने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था? जन या विष। ठीक है। तो वही कह रहा है, विष जो थे, विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग क्या लाते थे? उपहार लेकर के आते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 कैटेगरी में बटी हुई थी। एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का काम तो पूजा पाठ कराना था, क्षत्रिय का काम युद्ध लड़ना था, देश की रक्षा करना था, वैश्य का काम था व्यापार करना, कृषि करना, पशुपालन करना, और जो शूद्र होता था उसका काम होता था इन तीनों की, यानी कि ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और वैश्य की सेवा करना। ठीक है। उसका दास बनना, उसका गुलाम बनना। तो पुरोहित जो है जिसको शूद्र मानते थे, ठीक है, पुरोहित लोग कहते थे कि हाँ ये शूद्र है, तो उसको जो है ना अश्वमेध यज्ञ के किसी भी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। कितने थे? 4। ठीक है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना और साथ ही यज्ञ करना। तो ब्राह्मण के क्या क्या काम थे? एक तो वेदों का अध्ययन करना और बच्चों को बताना, अध्यापन कराना उसका, और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का जो काम था वह युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन और व्यापार था। शूद्रों का काम अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था। तो पुरोहित जिसे कह देते थे कि ये शूद्र की कैटेगरी का है, तो उसे जो है यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था। आइए देखते हैं, यहाँ है, ये है चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। VVI लगा लीजिए आप, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए। ठीक है। इसमें चित्रित धूसर पात्र में क्या क्या चीज़ें आती थी? एक तो थाली आता था, एक कटोरी आता था। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। यहाँ पे देख भी सकते कितनी पतली ये बनाई गई है, कितना पतला इसका सतह है। ठीक है। शायद इसका प्रयोग जो है खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो हो सकता है कि इसका जो उपयोग था, ये कटोरी है, ऐसा ही एक प्लेट होता होगा। ठीक है। उसका फोटो तो नहीं दिया गया है, वो भी पतला और चिकना सतह का होता था। इसे चित्रित धूसर पात्र कहते हैं और इसका उपयोग जो है किसी खास मौके पर खाना परोसने के लिए किया जाता था।
चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग जनपद के बारे में। जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो जो राजा जो थे यज्ञ करते थे, अब वे जन के राजा ना होकर के जनपद के राजा होने जाने लगे। अब जनपद का अर्थ क्या है? तो जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है, यानी कि लोगों के बसने की जगह। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जो है जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 45 में दिखाए गए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं उसे। यहाँ पे है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद, एक तो कोसल है, दूसरा है आपका अवंती, वैशाली, मगध, वज्जी, अंग, राजगृह, कौशाम्बी, कुरु है, यहाँ पे हस्तिनापुर है। तो इस पीडीएफ में मेरे तो क्लियर नहीं दिख रहा है, यदि आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग उसे ईजिली देख पाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जनपद के बारे में। पुरातात्विदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। ठीक है। तो ये जो जनपद मिले हैं, पुरातात्विदों ने क्या किया कि उनका खुदाई किया। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो जो जनपद मिले हैं, ये कौन कौन से जनपद मिले हैं? तो सबसे पहले दिल्ली का पुराना किला, दूसरा मेरठ के पास जो है हस्तिनापुर, तो सीधे आप हस्तिनापुर याद रख सकते हैं। हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, यानी कि पुराना किला, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, ये सभी क्या है? ये सभी जनपद हैं। ठीक है। जो पुराने मिले हैं खुदाई के दौरान, यानी कि पुरातात्विक जब खोद रहे थे ज़मीन को कुछ देखने के लिए, तो उस टाइम पे ये मिले हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या जनपद के लोग झोपड़ियों में रहते थे? तो बिल्कुल हाँ। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ठीक है। यानी कि वे भेड़, बकरी, ये सब चीज़ें पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनपद के लोग महल में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, वे मवेशी पालते थे, या फिर ये पूछा जा सकता है वे मवेशी नहीं पालते थे, उसके बाद में शिकार करके भोजन का संग्रह करते थे। और तीसरा स्टेटमेंट दे सकते हैं वे चावल, गेहूँ जैसे फसलों को उगाते थे। ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें, इस लेसन के लास्ट में। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अतरंजी खेड़ा में हमें क्या मिली? अच्छा, ये मैंने एडिशनल जानकारी कुछ ऐड की है ताकि आप लोगों को ये भी जानकारियाँ मिल सकें। अतरंजी खेड़ा में जो है लोहे की प्राप्ति होती थी। ठीक है। कहाँ है अतरंजी खेड़ा? यूपी के एटा में। लोग जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो क्या जनपद के लोग मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते थे? तो बिल्कुल। इनमें धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। ठीक है। यानी कि एक तो लाल हो गया और एक धूसर रंग का हो गया। ठीक है। तो दो टाइप का है। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। यानी कि चित्रित यानी कि फोटो कुछ बना होगा, धूसर रंग का होगा, चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है जनपद से कि क्या जनपद के लोग किस प्रकार के बर्तनों का यूज करते थे? तो चित्रित धूसर पात्र का यूज करते थे। क्या उन बर्तनों पे जो है ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई थी? तो बिल्कुल बनी हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका महाजनपद। महाजनपद किसे कहते हैं? करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। तो 2500 साल पहले जो क्या हुआ कि कुछ जनपद जो थे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें जो है महाजनपद कहा जाने लगा। तो जो जनपद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए उसे महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जैसे बिहार राज्य की एक राजधानी पटना। ठीक है। उसी तरीके से यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल प्रेजेंट टाइप में है। उस टाइम पे एक महाजनपद होता था और प्रत्येक महाजनपद की एक कोई खास राजधानी होती थी, एक राजधानी होती थी।
कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, यानी कि यहाँ पे बाउंड्री मार दिया गया था पूरा, ठीक। अर्थात इनके चारों ओर किन किन चीज़ों की, लकड़ी, ईंट और पत्थर की, या तो लकड़ी से बना दिया, या तो ईंट से बना दिया, या पत्थर से ये बाउंड्री कर दिया गया। ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए कि पहला चीज़, जनपद और महाजनपद में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जनपद समय में जो है झोपड़ी के घर थे, और ये लोग जो है दाल, चावल, गेहूँ, इन सभी चीज़ों का, सरसों, गन्ना, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे, ठीक है। और जनपद में कौन कौन सी जगहें मिली हैं, तो जनपद में हमें मिले हैं यूपी के पास मतलब हस्तिनापुर, दूसरा आप देखें तो दिल्ली का पुराना किला, और तीसरा अतरंजी खेड़ा, ठीक है। और जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों के बसने की जगह, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे जो पात्र मिले हैं जनपद के, वे मिले हैं चित्रित धूसर पात्र, जिन पे ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई थी। ये तो हो गया हम लोगों का जनपद की जानकारी। अब आते हैं महाजनपद पे। तो महाजनपद करीब 2500 साल पहले था, और क्या था, कुछ महत्वपूर्ण जो जनपद थे ना, वे महाजनपद बन गए। दूसरा था आपका कि इनकी एक राजधानी थी। कुछ खास जो महाजनपद थे उनकी एक एक राजधानी हुआ करती थी, और ये राजधानी की किलाबंदी की गई थी। किन किन चीज़ों से, लकड़ी से, पत्थर से, या फिर ईंट से, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, जन जो होते थे, जन किस टाइम पे होते थे, ऋग वैदिक काल में होते थे। जनपद उत्तर वैदिक काल में, और महाजनपद 600 BC के आसपास, ठीक है, 600 BC के आसपास बताया गया है, ठीक है। जो ऋग वैदिक काल के जन होते थे ये घुमंतु होते थे, और जो उत्तर वैदिक काल के जो थे वे अस्थाई जीवन जीते थे। जैसे कि देखिए, घुमंतु मतलब जो घूम घूम कर अपना भोजन इकट्ठा करता हो, जो एक प्रॉपर घर में नहीं रहता हो, पशुपालन नहीं करता हो, कृषि नहीं करता हो। और अस्थाई जीवन यानी कि जो आज के टाइम के जैसे लोग हैं, एक जगह पे रहते हैं, अपना कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो ये अस्थाई जीवन हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए जो है इन स्थानों की किलाबंदी करती होगी, ठीक है। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो कुछ लोग जो थे, कुछ राजा, वे अपने राजधानी की किलाबंदी इसलिए करते थे ताकि वे अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सके, ठीक है। इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक दीवार का फोटो है जहाँ पे ये बताया गया है, ये दिखाया गया है कि कैसे दीवार की किलाबंदी की जाती थी। तो यह कहाँ पे मिला है, तो कौशाम्बी में मिला है। ये यूपी के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार के अवशेष है, और ये लगभग 2500 साल पुराना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब राजा, महाजनपद के समय में राजा क्या करने लगे, तो महाजनपदों के समय में राजा जो है सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, यानी कि जैसे आज के समय में सिपाही को भर्ती किया जाता है, वैसे ही उस समय में, महाजनपद के समय में सिपाहियों को भर्ती किया जाने लगा। कुछ भुगतान जो है आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो उनको जो मंथली जो पेमेंट मिलता था वो कैसे मिलता था, आहत सिक्कों के माध्यम से। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, तो इन्हें छोड़ ही दीजिए, ठीक है। अब कर यानी कि टैक्स का सिस्टम क्या था, कब, महाजनपद के काल के समय में। जनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, ठीक है। ये विशाल किला बनवा दिए वे बड़ी सेना रखते थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए उन्हें प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी। तो जब विशाल सेना रखेंगे, बड़े बड़े किलेबंदी करवाएंगे, तो उन्हें संसाधनों की भी तो आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी, ठीक है। उन्हें लोग भी चाहिए काम करने के लिए। अतः महाजनपदों के राजा जो है लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो इन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा आदमी चाहिए, और उन आदमियों को पैसा देना पड़ता था। तो इसके लिए भी उन्हें क्या चाहिए, संसाधन चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए, टैक्स चाहिए। तो इसलिए वे पैसे चाहिए, इसलिए वे टैक्स लेने लगे, ठीक है। अब नियमित रूप से वे टैक्स लेने लगे। अब आइए हम लोग देखेंगे कि इनके टैक्स का सिस्टम क्या था, कितने टैक्स लेते थे और किन किन से टैक्स लेते थे, ठीक है। चलिए
अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एडिशनल जानकारी ऐड की है वो ओल्ड NCERT का है, ठीक है, क्योंकि न्यू NCERT में ये नहीं दिए थे तो मैंने उन्हें लिख दिए हैं। फसलों पर जो कर लगाए गए हैं, मतलब कोई व्यक्ति अपना फसल उपजाता है, ठीक है, उस पर 1/6 हिस्सा उपज का, यानी कि यदि कोई व्यक्ति 1 कट्ठे जो है धान को उपजाता है तो उसका 1/6 हिस्सा वो राजा को दे देगा, ठीक है। और इसको कहा जाता था भाग, 1/6 पार्ट जो था उसे भाग कहते थे। कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए, कारीगर जैसे कि बढ़ई, कोई चीज़ का मिस्त्री वगैरह, तो उस पर जो है कैसे कर लगाए गए थे, तो महीना में 1 दिन उसे काम करके राजा के यहाँ अपना टैक्स दे देना होता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो जो पशुपालक होते थे, जो गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट ये सब पाले होते थे, तो उनका जो प्रोडक्ट होता था दूध दही घी ये सब चीज़ दे करके वे अपना टैक्स चुकाते थे, ठीक है। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। जो व्यापारी होते थे दूसरे देशों में या खुद ही भारत में ही व्यापार करते थे, तो जैसे कोई कपड़ा व्यापारी हो गया तो वो कपड़ा दे देता था, कोई हीरे जवाहरात का व्यापारी हो गया तो वो हीरा जवाहरात ये सब दे देता था, ठीक है। तो इन पर जो है टैक्स लगाया जाता था, इन सब चीज़ों पर, ठीक है। अच्छा, इन्हें जो है ना कपड़े वगैरह ये सब नहीं देने होते थे, इनके खरीद और बेच पर उन्हें टैक्स देना होता था, ठीक है। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी, यानी कि एक राजा के कंट्रोल में जितना एरिया है और उसमें कोई आदिवासी लोग हैं, यानी कि आखेटक और संग्राहक लोग हैं, तो उनको जंगल से प्राप्त जो भी वस्तुएं थी वे देना पड़ता था उन्हें, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी आप लोगों को समझने में। चलिए आगे चलते हैं। क्या इस समय पे कृषि में परिवर्तन हुआ महाजनपदों के टाइम पे? जनपद के टाइम पे तो कृषि में थोड़े बहुत चीज़ें जो है उपजाई जाती थी। आइए देखते हैं क्या महाजनपद में कोई चीज़ बदलती है। इस युग में जो है कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। क्या क्या? पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हम लोगों ने पिछले लेसन में देखा था कि एक लकड़ी का ऐसे हल बना हुआ था, वो खिलौना था, बट अब जो है लकड़ी का ना बन करके लोहा का बनने लगा। किस चीज़ का? लोहा का, ठीक है, हल का फाल। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में अब लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, ठीक है। अब इजीली जो है ज़मीन आसानी से उसकी जुताई हो जाती थी। चलिए आगे। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, ठीक है। अब दूसरा क्या था? दूसरा चेंजेस क्या हुआ? लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, ठीक है। अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधों को तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जो है जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा अच्छी होने लगी। तो देखिए आदि मानव जो थे ना, आदि मानव नहीं, नवपाषाण युग के मानव, तो वे क्या करते थे, धान को ऐसे छींट देते थे ज़मीन में, और उससे जो भी उपज होता था, धान के फसल तैयार होते थे, तो उसको खाते थे। ये प्रक्रिया जो है महाजनपद के टाइम तक भी चली है, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग धान उगाते हैं, जैसे थोड़ा सा बीज लिए, उसे एक खेत के एक कोने पे उसे जमा दिए, ठीक है, उगा दिए। देन उसके बाद में बरसात का जब मौसम आता है तो पूरे खेत को तैयार किया जाता है और उस एक एक बीज को जो है रोपा जाता है। तो वो रोपण विधि जो है इसी टाइम पे आया था। तो ये VVI क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि धानों की जो रोपण विधि थी ये कब आई? तो आपका महाजनपद के टाइम पे आई। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे धान की रोपाई कैसे होती है, तो आप लोग यूट्यूब वगैरह पे जाके देख सकते हैं कि कैसे रोपा जाता है, ठीक है। चलिए आगे। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध के बारे में हम लोग जानते हैं। मगध कहाँ है? मगध बिहार में था। चलिए, लगभग 200 सालों के भीतर मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, ठीक है। तो मगध बन गया अब महाजनपद, क्योंकि जनपद जो है जो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे वे महाजनपद की कैटेगरी में आ गए थे। गंगा और सोन जैसी नदियां जो हैं मगध से होकर बहती थीं। ये ऐसे गंगा आ रही है और ये बिहार का मैप, ठीक है, और इधर से ये गया सोन, ठीक है, ये गंगा और ये सोन। अब ये वाला जो इलाका था ना, ये वाला इलाका, ये हो गया आपका मगध, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ बहती थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मगध से होते हुए कौन कौन सी नदियाँ बहती थी। तो एक तो गंगा और दूसरा सोन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कौन कौन सी चीज़ें? तो ये जो नदियाँ थी यातायात के लिए इम्पोर्टेंट थी, नाव वगैरह आराम से चल जाते थे। जल वितरण के लिए इम्पोर्टेंट थी और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। जब नदियाँ ही बहेंगी अगल बगल से तो ज़मीन तो उपजाऊ होगा ही होगा। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। देखिए यहाँ से गंगा और यहाँ से सोन। यहाँ पे है आपका कैमूर इलाका, ठीक है, कैमूर और रोहतास, ये जो है पहाड़ी इलाका है और ये जंगलों से आज भी भरा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर यहाँ से हाथी लिया जाता था, उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था, तो उसे सेना में डाल दिया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। तो यहाँ के लोगों को ईजिली आपका लकड़ी मिल जाता था, जिससे वे घर बना लेते थे, रथ बना लेते थे, ठीक है। चलिए आगे। इसके अलावे जो है इस क्षेत्र में लौह अयस्क, अब चूंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है तो ईजिली यहाँ पे कोई भी अयस्क मिल जाएंगे, तो लोहा मिल जाता था आसानी से। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे। तो इनको औजार बनाने के लिए भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, तो आराम से ये घर भी बना ले रहे हैं लकड़ी से। ईजिली इनका खेत वाला इलाका जो है उपजाऊ है क्योंकि नदी बह रही है। दूसरा, आपको पानी की समस्या भी नहीं है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन भी ईजिली है, इजली अवेलेबल है। चौथा, आपको लोहा भी मिल जा रहा है, हथियार भी बन जा रहा है, हाथी, घोड़ा, हाथी, ये सब चीज़ें भी मिल जा रही हैं आराम से, ठीक है। अब देखते हैं ये मगध में जो है दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन कौन, एक तो बिंबिसार तथा अजातशत्रु, यानी कि अच्छा यहाँ अजातशत्रु है यानी कि अजातशत्रु हुए हैं, ठीक है। तो मगध के दो महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए ये पूछा जा सकता है। तो पहला तो बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, ठीक है। चलिए, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। तो जितने भी जनपद थे उनको जीतने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। तो पूछा जा सकता है कि मगध के कौन कौन से शक्तिशाली शासक हुए, तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। तो महापद्म नंद जो थे वे बिहार के उत्तर और पश्चिम यानी यूपी वाले इलाके में भी उन्होंने फैला दिया। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी TRE 3.0 में पूछा गया है कि बिहार की राजधानी मगध की राजधानी क्या थी, तो राजगृह थी, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में राजगीर है, जहाँ पे जो है खेल के लिए एक यूनिवर्सिटी खोला गया है गेम के लिए, ठीक है। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। बाद में बिहार की राजधानी क्या बन गई, पटना बन गई, ठीक है। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का जो शासक था, राजा सिकंदर, विश्व विजय करना चाहता था। तो मैसेडोनिया जो था 2300 साल पहले, वो उसका जो राजा था सिकंदर, वो विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह जो है सफल न होने पर भी वो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। तो ये जो सिकंदर था, जिसको विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है, तो वो उत्तर भारत जो है ना, ये आपका इलाका हो गया उत्तर भारत का। ठीक है, यहाँ से आपकी सिंधु नदी बह रही है और इधर आपका व्यास, ठीक है। तो ये मैसेडोनिया का शासक ईरान से आया, इधर से आया और यहीं पे जा कर के अटक जाता है। इसकी जो सेना है तैयार ही नहीं होती इसको पार करने के लिए। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की जो है बहुत बड़ी सेना है। तो व्यास नदी के पास जैसे आया उसकी जो है सिकंदर की जो सेना थी वो कही मैं अब आगे, हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ेंगे व्यास नदी के आगे, क्योंकि वे डरते थे, ठीक है, मगध के राजाओं से। आगे वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। कौन सा? वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। में भी TRE 4.0 में पूछा जा सकता है कि वैशाली जो है उसकी राजधानी क्या थी, तो जिसकी राजधानी वैशाली थी, वज्जी राज्य की जो है राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी जो है वैशाली थी, ठीक है, जो कि बिहार में आता है।
यहाँ जो है एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि वज्जी संघ में, वज्जी राज्य में किस प्रकार की जो है शासन व्यवस्था थी। तो एक अलग शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था का नाम था गण या संघ। आइए देखते हैं इस गण या संघ में क्या है। आज के लोकतंत्र के जैसा सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है। गण या संघ में कई शासक होते थे, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जैसे आज के एमएलए और एमपी होते हैं ना, उसी टाइप से। एमएलए और एमपी में तो कोई बड़ा नहीं होता है, ना ही कोई छोटा होता है, सभी एक ही बराबर के होते हैं कि हाँ ये सभी एमएलए एक बराबर है, सभी एमपी एक बराबर है, ठीक है, कोई भी उनमें बड़ा नहीं होता है। तो उसी टाइप वहाँ पे भी थे कि ढेर सारे शासक होते थे, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। तो इस टाइम में जितने भी कुछ लोग हो गए, ठीक है, और कुछ लोग वे सभी राजा ही कहलाते थे। वे एक साथ बैठ करके डिसाइड करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ढेर सारे बहस वाद विवाद करते रहते थे, ठीक है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। तो शत्रु यदि कोई आक्रमण कर दिया है तो साथ में मिलकर के चर्चा करते थे, ठीक है। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो कौन कौन हिस्सा नहीं ले सकती थी? स्त्रियां, दास और कमकार, ठीक है। यहाँ पे भी स्त्रियों और दास और कमकार की मनाही थी इन सभाओं में भी जाने से। कमकार का मतलब होता है खेतिहर, भूमिहीन मजदूर, ठीक है, जिनके पास कम खेत होते हैं या खेत है ही, भूमि से हीन मजदूर, ठीक है। भूमिहीन मजदूर का यदि आप संधि विच्छेद करें तो यही आता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। वज्जी जो संघ था, वज्जी संघ जो कि बिहार में है, जिसकी राजधानी वैशाली, इसका वर्णन कहाँ पे मिला है? ये भी आई क्वेश्चन। इसका वर्णन हमें दीर्घ निकाय से मिला है। दीर्घ निकाय क्या है? एक ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी आई लगा लीजिए। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बौद्ध ग्रंथ से वज्जी संघ की चर्चा मिली है? तो दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ से वज्जी संघ की चर्चा मिली है। और इसकी रचना कब की गई? तो आज से 2300 साल पहले। इस दीर्घ निकाय में जो है किसकी किसकी चर्चा है, ठीक है। तो अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपने मंत्री जो है वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। तो इस दीर्घ निकाय में वस्कार और बुद्ध के चर्चा को जो है दिया गया है इसमें, ठीक है। देखिए, ये जब जाते हैं ना वस्कार बुद्ध के पास, तो वे कहते हैं कि मैं जो है वज्जी संघ पे आक्रमण करना चाहता हूँ और उसे अपने राज्य में मिलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो बुद्ध कहते हैं कि क्या वे लोकतांत्रिक पद्धति पे वे आज भी हैं? तो वे कहते हैं हाँ। तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, जब तक वे पूर्णतः और पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पे जो है ध्यान देते रहेंगे, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, गांवों तथा शहरों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तब तक जो है उन पर आक्रमण करना या उनको जीतना जो है मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तब तक वे उन्हें कोई नहीं जीत पाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए। अच्छा, ये जो वज्जी संघ था, ये देखिए क्या ये 2300 साल पहले ही लिखा गया है, बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय, ठीक है। और ये कब तक चलता है? कई शक्तिशाली जो है राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। तो कितने टाइम तक चला? अभी से 1500 साल पहले तक, काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने सस्टेन किया था। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय जो है प्राप्त कर ली। किसने? गुप्त शासकों के द्वारा इन पर विजय प्राप्त कर लिया गया, अपने राज्यों में शामिल कर लिया, ठीक है। इनके बारे में हम लोग अध्याय 9 में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग सही गलत क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अश्वमेघ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल किया जाता था। और ये जो आमंत्रित राजा थे वे अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा के लिए क्या लेके जाते थे? भेंट लेके जाते थे, ठीक है।
राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था? बिल्कुल भी नहीं। पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करता था और जो सारथी है वो राजा का सहचर होता था और युद्ध में जितनी भी घटनाएं हुई उसका गुणगान करता था, राजा की विजय की व्याख्या करता था। ठीक है। पुरातात्विदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। क्या पुरातात्विद जब खुदाई किए हैं तो जनपद हमें जहाँ मिले हैं क्या वे बस्तियों में महल मिले हैं? मैंने कई बार इसको जो है बोला था कि ये क्वेश्चन भी है, तो बिल्कुल भी नहीं। इनको क्या मिला है? झोंपड़ी मिला है। ठीक है। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। चित्रित धूसर पात्र कौन से थे? जो पतले से थे, कटोरा और थाली। क्या उसमें अनाज रखा जाता था? नहीं। विशेष अवसरों पर भोजन परोसा जाता था। ठीक है। महाजनपदों में बहुत से नगर जो है किलेबंद थे। बहुत से नगर नहीं बल्कि राजधानी जो है किलेबंद थी। ठीक है। तो ये लेसन, अच्छा यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, इन्हें भी देख लिया जाए। नए जो शासक थे कब से आने स्टार्ट हो गया? लगभग 3000 साल पहले से नए शासक। ठीक है। महाजनपद का उदय कब होना स्टार्ट हुआ? लगभग 3000 साल पहले। ये भी। सिकंदर का आक्रमण दीर्घ निकाय का लेखन कब हुआ? तो 2300 साल पहले। यानी कि पूछा जा सकता है कि सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया? तो आज से 2300 साल पहले। ठीक है। गण या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? तो 1500 साल पहले हुआ। गण या संघ वाले जो राज्य थे उनका नाम क्या था? तो वज्जी था और उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ये दोनों इलाके कहाँ पड़ते हैं? तो बिहार में पड़ते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।